लेयर लग जाता है। फिर आपका वही एग्जाम्पल दिया था रोटी और इसका आटे का। फिर बर्निंग ऑफ वुड जो ऐश में, यही पेपर का भी है, ऐश में बदल जाना। उसके बाद आपका रॉ एग का कुक होना। फिर मिल्क का पनीर बनना या फिर कर्ड या चीज बनना। आपको भी पता है जो गैस होती है आपके सिलेंडर के अंदर, वो कैसे मतलब जो उसको बर्न करते हैं तो वाटर वेपर्स या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्क्यूरी है, सबको पता है मर्क्यूरी एक लिक्विड है। और वो मर्क्यूरी जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो देखो यहाँ पे कैसे एक पाउडर और रेड कलर का सब्सटेंस है। तो कितना बड़ा चेंज है ना, कि मतलब वो एक जो चीज हमारे पास लिक्विड थी अब वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है एक, और कितना वाइब्रेंट कलर भी है, कि पहले कैसे ग्रे मेटेलिक ग्रे कलर था और अब हमारे पास एक रेड कलर का सब्सटेंस बन गया है। तो हुआ क्या है, जितने भी हमने उदाहरण देखे या जितने आपने उदाहरण दिए, तो उसमें ये क्या है, ये केमिकल चेंज है इनके अंदर। मतलब इनके जो अंदर के एटम्स हैं वो ऐसे कुछ तो चेंज हुआ है उनके अंदर, जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बन गया आपके पास और डिफरेंट सब्सटेंस बन गया पुराने वाले से। और इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या है, एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, मतलब आपका जो एक सब्सटेंस है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो पहले ब्रेक होंगे, फिर वो रिकम्बाइन होंगे और तब एक नया सब्सटेंस बनाएंगे आप। देखो जब ब्रेक होने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स में एटम्स जुड़े हुए थे, एटम जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, मतलब एटम खुद नहीं ब्रेक हुए, मॉलिक्यूल्स से एटम्स अलग अलग हो गए, ब्रेक फ्री हो गए मतलब, और उसके बाद उन एटम्स ने जुड़कर नए सब्सटेंस बनाए। ठीक है। और कोई भी एटम जो आपका उस सब्सटेंस के अंदर है या मॉलिक्यूल के अंदर है, ना आप उसे आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे रीअरेंज कर सकते हैं। स्टॉप एंड और जो आपका मास है, मतलब जो आपने अगर एटम्स को आप ना उसके अंदर डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना क्रिएट कर पा रहे हो, जो भी रिएक्शन से पहले आपका सब्सटेंस है उसका मास और जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है उसका मास, वो हमेशा बराबर रहता है, चेंज नहीं आता है मास में बिल्कुल भी। तो अब ये तो हमने पूरा देखा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, बट हमारा मेन टॉपिक आज का क्या था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बैलेंस करी थी, क्या किया था, बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है आपका। ठीक है, क्यों उदाहरण है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आपके पास सब्सटेंस है जिनको मिलके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सब्सटेंस बन रहा है आपका एमजीओ बन रहा है, बट एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, जब चीजें कंबाइन हो जाए। मगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है यहाँ पर सबसे खास उसका, कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आपके कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे आपका। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों साथ में कंबाइन हुए और आपका क्या बनाया उन्होंने, एमजीओ बनाया। ठीक है, अब इसको असीस जो है आपके लिए करके दिखाएगी रिएक्शन। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट करूंगी टैब को, और जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे है उनको दिख जाएगा, और जो फोन पे है वो सिर्फ पिन कर लेंगे वीडियो। हाँ, ये अब देखिए जो टोंग से क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है असीस ने। ठीक है, अब देखना आपको ये कैसे दिखाई देगा यहाँ पर।
हाँ, अभी हम थोड़ी देर में लाइट भी बंद कर देंगे कि आपको इसका अच्छे से इफेक्ट दे। जैसे कैसे दिखते दिवाली में फुलझड़ी नहीं जलाते, लाइट बंद कर। तो अभी जो आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाई दिया था, ये क्या हो गया आपको, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न हुआ तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। एक व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा है आपको इसको, हाँ उसमें ये देखो, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि जो भी आपका मैग्नीशियम रिबन था उसके ऊपर क्या है, आपका व्हाइट कलर का एक पाउडर बन गया है। और जो वो पाउडर बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका। एक और जला के दिखाएंगी, काफी है। हाइट के अगेंस्ट ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, हाइट उसके डार्क के अगेंस्ट बोलते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम बिल्कुल फुलझड़ी जैसा जलता है। यहाँ पे हमें इतनी तेज रोशनी मिल रही है, आपको उतना चाहे नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल चकाचौंध वाली रोशनी, बहुत गजब जलता है मैग्नीशियम। तो और मैग्नीशियम को थोड़ा सा पहले हमने रगड़ के उससे रेगमाल से साफ किया है, और अब उसके बाद उसको बस आंच में रखते हैं, थोड़ी सी देर बाद आग पकड़ लेता है, उसके बाद फिर वो अपने आप जलता है और ढेर सारी लाइट छोड़ता है, बहुत सारी लाइट और हीट छोड़ता है। मैग्नीशियम रिबन जो है ना आपका, रखा रखा जो है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर आपका क्या होता है, एक लेयर जम जाती है। इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने जाते हैं तो उसे एक बार सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। जल जाएगा। हो गया साफ। लाइट ये वाली भी ऑफ कर दे, ये वाली लाइट ऑफ कर दे। जिस तरह से साफ किया, जैसे आपकी फुलझड़ी जलती है ना, वैसे ये इतनी सारी लाइट देता है आपका। और एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन है जो आपका ऑक्सीजन के साथ जलता है और आपका बनाता है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब दूसरी रिएक्शन जो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से देखो आप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई चीज डीकम्पोज होने वाली है या टूटने वाली है। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है आपका, जो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो क्या होगा आपका, लेड नाइट्रेट जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस में, ठीक है। हाँ, ये आपका देख रहे हैं लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे, आपका PbO बनेगा। इसे हम ड्राई टेस्ट ट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीधा हीट कर देंगे। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। PbO प्लस O2 गैस प्लस NO2 गैस। तो यहाँ पे क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट पे ब्रेक हो जाता है। हाँ, एक
एक मिनट, उसका वॉल्यूम ऑन कर दूं, यहाँ से बंद कर देती हूँ। आवाज आ रही है सबको? ये बहुत मतलब जैसे फटने की आवाज आ रही है, चिक 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 चिक। और आपको वो ये साइड्स पे दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब के साइड पे ब्राउन गैस आ रही है। तो अभी आपने देखा कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन दिखाया है, ठीक है, असीस ने अभी आपको। तो जब आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें आपने देखा कि एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही थी, ठीक है। तो वो क्या होगी आपकी, आपको ही पता है ऑक्सीजन जो है वो तो कलरलेस गैस है, तो कोई ना कोई दूसरी गैस तो थी वहां पर। तो वो क्या है आपका, वो यहाँ पर आपका NO2 था। अभी एक मिनट में आपको दोबारा रिएक्शन दिखाती हूँ। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो आपकी ब्राउन कलर की दिख रही थी हमें यहाँ पर। तो लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया हमने, क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर NO3 जो है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो इसको कोई मुझे क्लिप से बना के दिखाएगा या सीट से? दोस्तों ये देखो PbNO3 जैसे होल्ट वाइज अभी मनीषा दिखा रही है, इसको आप ध्यान से देखो तो NO3 को पूरे को ब्रैकेट में डाल के उसको डबल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि NO3 अपने आप में एक पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज आयन है। मतलब ये अंदर से नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़कर एक NO3 आयन बनता है, और ये पूरा का पूरा आयन ऐसे के ऐसे डबल है, मतलब 2 हैं ऐसे, इसीलिए एक छोटा सा 2 इसके बाहर लिखा हुआ है। तो असल में आपको एक लेड नजर आ रहा है, लेकिन NO3 और NO3 2 हैं, ये लेड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर आप बनाएंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट है, जिसका अभी अभी हमने देखा कि लेड ऑक्साइड एक पीले रंग का, मतलब ये लेड नाइट्रेट तो जो है रिएक्टेंट तो व्हाइट पाउडर था, लेड ऑक्साइड थोड़ा सा पीला सा सॉलिड होता है, ऑक्सीजन तो कलरलेस गैस होती है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड न केवल ब्राउन, बहुत तेज तीखी गंध वाली, काफी तंग करने वाली गैस होती है। तो इसलिए हमने उस टेस्ट ट्यूब को हटा दिया, नहीं तो पूरे रूम में नाक में जाने लगती है, अभी भी जा रही है। असल में पानी में घुल के नाइट्रिक एसिड बना देती है, तो नाइट्रिक एसिड हमारी नाक में या मुंह में भी बनने लगता है। तो इसलिए मतलब हमें अपने कमरे में भी थोड़ी हवा करनी पड़ रही है। पर ये है कि इसको अगर आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का मॉलिक्यूल है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंसिंग की दृष्टि से थोड़ी सी चैलेंजिंग इक्वेशन है। मतलब हमने पिछली बैलेंसिंग करी थी वो काफी सिंपल थी, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको अभी हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो मनीषा करा दो। हाँ, अभी मनीषा इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको जानबूझ के टेबल बना के हम बैलेंस कर रहे हैं कि हमने सारे जो एटम्स हैं, लेड है, लेड जिसको Pb लिखा जाता है, लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको तीनों की अलग अलग टेबल बनाएंगे और ये देखेंगे कि शुरू में कितने हैं, मतलब रिएक्टेंट में कितने हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट में कितने कितने हैं। अच्छा, ये मनीषा इसको बना कर दिखा रही है। तो ये येलो जो, अच्छा मैं बोल रही हूँ, हाँ। तो एक्चुअली येलो से उसने नाइट्रोजन दिखाई है और उसके साथ 3 ऑक्सीजन के लिए व्हाइट लिया है, तो NO3 एक और ये दूसरा NO3, ये 2 NO3s हैं।
और इसके साथ एक लेड इन दोनों से अटैच्ड है। तो लेड के लिए उसने रेड कलर ले लिया है। तो अब जैसे पीबी यानी लेड जो है वो बीच में है और उससे दो नाइट्रेट्स या NO3 अटैच्ड हैं। तो ये जो है PbNO3 का एक मॉलिक्यूल है। अब आप देख रहे हैं ये एक थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल टूट रहा है ना। इसके हमने देखा लेड ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन और NO2 बना। तो अब मनीषा तोड़कर दिखाओगे? तो मनीषा आप तोड़कर दिखाएगी कि ये मॉलिक्यूल टूट जाता है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ है तो ये टूट गया। अब बना लेड ऑक्साइड PbO। तो लेड रेड से और O व्हाइट से, ये दोनों आपस में अब ये सब टूट के फिर लेड और ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन करेंगे, PbO बनेगा। पंखा चला देना, बल्कि और वो भी खोलना पड़ेगा उधर का। तो अब PbO के लिए एक लेड और एक ऑक्सीजन, ये हुआ PbO। एक मॉलिक्यूल ये बना, फिर एक मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन यानी O2। तो उसके लिए दो सफेद निकालकर और उनको और ये अभी मनीषा ने जो अभी सामने रखा है, एक येलो और दो व्हाइट, ये NO2 है। नाइट्रोजन के लिए पीली क्लिप ली है और ऑक्सीजन के लिए सफेद ली है। तो ये NO2 मॉलिक्यूल है और केवल ऑक्सीजन जो है O2 है। तो एक O2। तो हमारे पास अब तीन मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के उसके तीन छोटे मॉलिक्यूल PbO, फिर NO2 और O2, ये तीनों बने हैं। तो ये तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब किस सब्सटेंस से क्या सब्सटेंसेस बने, वो तो अब हमने ऐसे दिखाए आपको। हमने पहले रियलिटी में वो रिएक्शन दिखाया, अब हमने वो आपको क्लिप्स से दिखाया एटॉमिक और एटॉमिक अरेंजमेंट्स दिखाने के लिए, या क्या मॉलिक्यूल्स टूटे, क्या मॉलिक्यूल बने, ये दिखाने के लिए। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में यानी सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहे हैं। और उसमें जो अब हमारी एक्सरसाइज है वो ये है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। हमें साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। क्या आप बता सकते हैं नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितनी है? राइट हैंड साइड में तो अभी फिलहाल एक ही नजर आ रही है, प्रोडक्ट्स में खाली एक नजर आ रही है, पर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी नाइट्रोजन है, कोई बताएगा? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में दो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है? प्रोडक्ट में अगर जोड़ें तो 1 2 3 4 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 5 है। तो यहाँ जो है, यहाँ बैलेंसिंग थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी। तो मनीषा से बोलते हैं कि अब आगे चले। तो ये देखिए, अभी तो खाली हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिख के दिखा रखे हैं। लेड नाइट्रेट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में और लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन और NO2 राइट हैंड साइड में। अब देखिए एक एक एटम को देखते हैं। सबसे पहले पीबी देखिए, तो पीबी का एक रिएक्टेंट्स में और एक प्रोडक्ट्स में, इसमें तो बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं एन पे। एन जो है यहाँ पे हमें NO2 और NO2, हर NO2 में एक एक N था, तो 2 N नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर जो है NO2 नहीं, सॉरी NO3 में, और राइट हैंड साइड में हमें खाली एक इकलौता N दिख रहा है। तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में NO3 में 3 है और इस ऐसे दो NO3 है, तो इसलिए ये टोटल ऑक्सीजन 6 हो जाती है। और राइट हैंड साइड में 5 है। तो एक PbO में, 2 O2 में और 2 NO2 में, तो ये 5 है। तो अब इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करें? तो सबसे पहले चलिए ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन एक तरफ 6 एक तरफ 5। अब क्या करें? अगर बैलेंसिंग करनी है, ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? आप कोई सुझाव देंगे हमारे लिए? कोई सजेशन? PbO को 2 कर दें, ठीक है।
पीबीओ को, अच्छा पंकज कह रहे हैं पहले एन को करते हैं, तो चलिए तो एन को करने के लिए क्या करें फिर वो भी बताइए, आपको कोई सुझाव तो देना पड़ेगा ना। तो एन को करने के लिए क्या करें, तो मनीषा लिख कर करेगी, मनीषा अपने बोर्ड पे लिखेगी, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हम करके देखते हैं। तो ये पंकज और मोहित का कहना है कि प्रोडक्ट में NO2 को 2 कर दो, तो ठीक है अभी हम हाँ ये तो लिख लिया। अब जो है सबसे पहले मतलब एक ये सुझाव आया है कि हम NO2 को डबल कर दें, तो चलो NO2 को डबल करते हैं। NO2 को डबल किया तो N तो दोनों साइड पे बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का बताइए क्या हुआ। ऑक्सीजन जरा काउंट करिए, उधर 6 है, यहाँ पे हुई 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, तो ऑक्सीजन 7 हो गई, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो उधर 6, अब 1 ज्यादा हो गई, अब क्या करें। तो कुछ और स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी, ये तो चली नहीं हमारी। कोई और सुझाव। अब O को बैलेंस करने के लिए 2 करो रिएक्टेंट में, तो अच्छा रिएक्टेंट को 2 करने का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास खाली एक ही मॉलिक्यूल है, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डबल करना पड़ेगा, हर चीज बढ़ जाएगी। चलो वो भी करके देख लेते हैं। पीबी 2 तो पीबी तो हो गए 2, नाइट्रोजन हो गई 4 और ऑक्सीजन हो गई 12। तो ये तो मामला और थोड़ा गड़बड़ी हो गया। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डबल करने से हमें फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, उसको डबल करें तो राइट हैंड साइड की हर चीज डबल हो जाती है, वो तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही डबल हो जाती है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में डबलिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको आप इधर तिगुना करेंगे तो उधर सब कुछ तिगुना हो जाएगा, उधर क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उधर एक ही मॉलिक्यूल है, उसको डबल करें तो यहाँ डबल, उधर तिगुना करें इधर सब कुछ तिगुना, उधर चौगुना करें इधर सब कुछ चौगुना, तो उससे तो फायदा नहीं है। तो ये तो फेल, तो ये हरे वाला मनीषा हटा दो। मनीषा के पास कुछ बड़ी स्मार्ट डिवाइस है जो मेरे को समझनी पड़ेगी क्या कर रही है। ये लिख रही है अपने हाथ से, लेकिन कंप्यूटर पे वो ऐसे आ रहा है। तो अब बताओ और कुछ करें। बच्चों हमको मुझे पर्सनली इस बात से बड़ी तकलीफ है आज कि खाली पंकज मोहित कुछ बोल रहे हैं या 1-2 बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, बाकी सारी क्लास चुप बैठी है। देखो अगर दोपहर के बाद नींद आती है या थक जाते हो उस दिन भर की क्लासेस से, तो हम दोपहर की क्लासेस नहीं रखेंगे। आगे के लिए हमारे पास और आपके टीचर्स के लिए भी एक वो मतलब ये सबक है। लेकिन अगर क्लास में खाली 1 ही 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। और आप लोग तो इतना पार्टिसिपेट करते हैं, आज तो इतनी सारी क्लास ठंडी है कि मतलब कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। अगर बोलोगे बहुत थके हैं तो आज की क्लास डिसॉल्व कर देंगे, क्या ख्याल है। गौरव कह रहा है पीबीओ को डबल कर दो, चलो भाई पीबीओ को डबल करते हैं।
अच्छा पंकज, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो। मैम जैसे ना हमने 2NO2 करा, फिर 2PbNO3 तो का होल्ड 2 PbO किया तो ऑक्सीजन हाँ। को देखते हैं। ऑक्सीजन हो गई, इधर भी 6 थी, इधर हो गई 2 2 और 4, यानी अच्छा। ऑक्सीजन हो गई 8। तो अभी भी ऑक्सीजन तो बराबर नहीं हुई और लेड हो गया उल्टे डबल, तो फिर गड़बड़ हो अगर गई। इसको में अगर हम डबल करेंगे तो अब क्या करें? पीबी को अगर डबल करेंगे ऑक्सीजन और बढ़ानी पड़ेगी इधर, मतलब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन इस समय 8 है। हाँ इधर राइट मतलब PbO को डबल रिएक्टेंट करने से 8 हुई। में 2 बढ़ा देंगे, 2Pbी करो एक बार। तो और कुछ कर सकते हैं अब? हाँ रिएक्टेंट में मैम कोई सुझाव? आई एम ऑडिबल। पंकज, हाँ आप बोल सकते हैं। 1 मिनट, अच्छा ऑडिबल के लिए 1 मिनट, वो मेरे को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। मैम जैसे हाँ। हमने 2NO2 करा, हम्म। फिर हमने 2 रिएक्टेंट में 2PbNO3 का वो 2 वहां पे भरा, यहाँ पे 2PbNO3। हम्म। तो ठीक ठीक है। है, 2 PbO and NO3 कर देते हैं। हाँ ठीक है। डन। हाँ तो अब। अभी यहाँ पे 2 पीबी चाहिए हमें प्रोडक्ट में भी, हम्म। तो हमने 2 कर दिए वहां पे, हम्म। 2PbO। हाँ कर हो दिया। गया। अब ऑक्सीजन, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस है कि नहीं। इसमें 2 हो गए, हम्म। इसमें 2 हो गए, हम्म। मतलब इसमें कुल मिला के 2 4 हो गए रिएक्टेंट में। हम्म। और हमें NO2 के, हाँ इस NO2 को अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो वो खाली 2 है, तो उसको हमें 4 करना पड़ेगा अगर हमें और सुलझाना है नाइट्रोजन को। हाँ तो इसलिए इस पे वैसे भी यूं तो 2 लिखा ही हुआ है, उस 2 को लिखे ही रहने देते हैं, है ना। हम्म 2NO2 लिखा हुआ है, तो हम्म उसको 2 ही रहने देते हैं। अब जरा ऑक्सीजन को काउंट करके देखो। 4 तो 6 8 8 हो गए। और यहाँ उधर हो गए है 12 12। 12। हाँ तो हो सकते हैं वो, अगर हम इसको NO2 की जगह 4 लिख दिए तो 2 की जगह। NO2 को 4 करते हैं, ठीक है कर देते हैं। होगी है। हाँ तो अब N इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन देखो अब कितनी हुई। 4 2 8 2 10 + 12 और यहाँ भी 12। तो हो गई सब चीज बैलेंस। हाँ हाँ होगी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक। चलिए, तो मतलब अब हमने यही चीजें स्क्रीन पे अदरवाइज करके दिखाई हैं। तो मनीषा, इसको अगर वो स्क्रीन शेयरिंग करेगी तो यही यहाँ पर करने की कोशिश करी है। पहले ये दिखाया है कि मतलब पहले हमने खाली अकेले PbNO3 से ट्राई किया, तो मतलब जैसे हम वहां पे कर रहे थे तो तब नहीं हो रहा था। फिर PbNO3 को डबल किया, तो और डबल करके अभी भी नहीं हो रहा है। इसमें यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कर चुके हैं, इसलिए इसको बस खाली दिखा देते हैं। तो तब भी नहीं हो रहा है। फिर जब जब हम यहाँ पे 4 NO2 कर देते हैं, तब जाके सब चीज वो मतलब बैलेंस होनी शुरू होती है। एक चीज यहाँ देखने के लिए इम्पोर्टेंट ये, एक बार पीछे वाले पे जाना। एक चीज देखने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस इक्वेशन में, अब थोड़ा और पहले जाना, और और पहले खाली इक्वेशन जो लिखी हुई थी। हाँ, जैसे इस इक्वेशन को अगर पहले शुरुआत में देखते हैं तो
एक चीज तो ये जरूर दिखती है कि देखो इधर ऑक्सीजन जो है इवन नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन इवन नंबर है 6 और राइट हैंड साइड में 5 है, तो इधर भी इवन तो बनाना ही पड़ेगा। इधर पहले इवन बना के तभी हम उसको जो है मतलब इवन और ऑड को आपस में मैच करना मुश्किल होता है ना, तो मतलब लेड को तो डबल करना ही पड़ेगा, पीबीओ को डबल इसलिए करना पड़ेगा कि यहाँ इसके साथ एक ही ऑक्सीजन है, उसको डबल किए बिना हमारा ऑक्सीजन इवन नंबर्स में आती ही नहीं है। तो मतलब एक जो ट्रिक ये हो सकती है, ट्रिक या ये कह लो कि एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि जहाँ पे कहीं कोई नंबर मतलब एक साइड इवन है एक साइड ऑड है, तो पहले ऑड को जो है इवन में कन्वर्ट कर लो, तब जो है वो मैच करना शायद ज्यादा आसान हो। तो चलो अब ये तो कर चुके हैं वैसे, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हाँ, तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है आपका एक सिंगल रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब आपकी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक वर्ड है डिस्प्लेस। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने क्या किया है यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस किया है आयरन से। तो अब कॉपर है आपका किसमें है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और आयरन है। तो आप यहाँ देखेंगे कि Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या कर रहा है FeSO4 बना रहा है, प्लस कॉपर आपका सामने अलग से हो रहा है, ठीक है। इसको आप पेपर क्लिप से और सीट से भी ट्राई कर सकते हैं, तब तक असीस आपको ये रिएक्शन करके दिखाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपर सॉल्ट लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर। ये देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया, फिर उसके अंदर पानी डाला आपका, अब उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ग्लास रॉड की हेल्प से डिसॉल्व कर रहे हैं। ऊपर ऊपर हाथ ऊपर, हाँ। और अभी ऐसे मौसम आपका ठंडा है ना, तो थोड़ा सा इसे हीट करने की जरूरत है ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। एक आप ये देखेंगे पूरा जो सॉल्ट है आपका वो अच्छे से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। मौसम अब ये डिसॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने की वजह से आपको इसे डिसॉल्व करने में टाइम लगता है, या फिर आप इसे थोड़ा सा और पानी में लेके तब डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर आयरन पाउडर ऐड कर दिया सी। शीशा से नीचे हाँ। अब इसे आपको थोड़ा सा शेक करना है अच्छे से, ग्लास रॉड की हेल्प से थोड़ा सा उसे हिला देगी उसी के अंदर।
आपको पता है जो कॉपर है, कॉपर का कलर कैसा होता है? चैट में तब तक लिख के बताएंगे कि कॉपर का कलर कैसा है। अब पता है आपको कि आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा, येलो कलर, हाँ ब्राउन येलो कलर टाइप का होता है ना कॉपर आपका। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको आपको ब्राउन कलर का डिपॉजिट नीचे दिखाई देगा। आपके मंदिर में जो बर्तन होता है कॉपर का, वो येलो कलर का होता है कि ब्राउनिश येलो कलर का होता है थोड़ा सा? रेडिश ब्राउनिश। हाँ, कोमल ने कहा रेडिश ब्राउन। स्लाइड में अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा नीचे देखेंगे तो जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो भी डिसअपियर होना नीचे से स्टार्ट हो रहा है अभी, और आपको कॉपर का अच्छा सा कलर दिखेगा, आपको रेडिश ब्राउन देखो नीचे। अब मैं ओके पारुल को बोल रही हूँ थोड़ा सा कैमरा पास लाने के लिए, क्लियर करने की कोशिश करिए आपको दिखाने के लिए। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर दिखाई दे रहा है। बल्कि अभी तो हमने आयरन पाउडर से किया, वैसे अगर इसमें एक उसकी कील डाल दें, लोहे की कील डाल दें, तो उसके ऊपर पूरा कॉपर जमा हो जाता है। मतलब जैसे कॉपर सल्फेट ये जो मतलब जिसको वैसे नीला थोथा या संख्या भी बोला जाता है, वो उसका सोल्यूशन बना के उसके अंदर एक आयरन की कील डाल दें, लोहे की कील, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। हम इस रिएक्शन को वैसे भी कर सकते हैं। तो किसी ने ट्राई किया इसको पेपर क्लिप या फिर आपका दालों से दिखाने के लिए? तो यहाँ पे एक और रिएक्शन है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं सामने। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे हमने किया भी हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमने ये रिएक्शन करा हुआ है। मेटल जो है आपका एसिड के अंदर रिएक्शन करता है, और आपको याद है वो कितना पॉप साउंड हुआ था हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ देखो क्लिप से भी दिखाया है इसे, जिंक को ग्रीन कलर की क्लिप से दिखाया है, H को आपको दिखाया है रेड कलर की क्लिप से, और Cl को दिखाया है ब्लू कलर की क्लिप से। ठीक है, Zn प्लस HCl के 2 मॉलिक्यूल, आपका ZnCl2 का 1 मॉलिक्यूल बना, और हाइड्रोजन H2 आपका 1 मॉलिक्यूल बना। यही सिमिलर आपने यहाँ पे भी किया है, दालों और टेप से दिखाया है। Zn आपका अकेला है, मगर HCl जहां पर है वहां पे उसके नीचे टेप दिखाया है, एक H लिया है, एक Cl लिया है। ठीक है, तो यहाँ जहां ZnCl2 लिया वहां क्या किया हमने, 2 आपके Cl मॉलिक्यूल रखे हैं और बीच में एक Zn मॉलिक्यूल रखा। इसको भी टेप से दिखाया क्योंकि इनके अंदर क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अब यहाँ हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ सामने देखेंगे कि Pb है NO3 का होल टॉइस, लेड नाइट्रेट अभी किया था हमने काम, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, पहले इसकी हम रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी अच्छे से। हाँ, मैं स्पॉटलाइट तो करेंगे क्या हम, आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी एक कहते हैं कलरलेस सॉल्ट है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। एक स्पैचुला लेंगे आप, और दूसरी ही टेस्ट ट्यूब में दोबारा हम लेड नाइट्रेट लेंगे, वो भी एक कलरलेस सॉल्ट है, उसको भी हम वाटर में अलग से डिसॉल्व करेंगे दोनों।
आधा आधा टेस्ट ट्यूब बनाओ, मिक्स करते वक्त ना फिर ज्यादा। हाँ हाँ बस शेक कर दे, अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। और ये बहुत इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, आपको इन्हें हीट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अब बात ये हुई थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो क्या करना है आपका, पोटेशियम आयोडाइड, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व कर लिया है और दूसरे में लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व कर लिया। अब हम इसे एक दूसरे के अंदर डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब को दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे धीरे धीरे। ये देखो कितना अलग येलो कलर का एक कंपाउंड बन गया यहाँ पर, है ना। ये बन गया आपका लेड आयोडीन PbI2। कैसे दो कलरलेस सॉल्यूशन से जैसे आप हमने उन्हें मिलाया और आप कितना ब्राइट येलो कलर का एक नया कंपाउंड बन गया जिसका नाम है लेड आयोडाइड। बस ठीक। शायद तो कोई मैसेज नहीं। ओके, तो पंकज ने क्लिप से कुछ बनाया था। हाँ पंकज, आप अपना कैमरा ऑन कर देंगे, मैं आपको स्पॉटलाइट पे कर देती हूँ। आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए एक बार। एक मिनट पंकज, मैं ये पंकज ने दिखाया है Fe, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ किया है, FeSO4 बनाया है और कॉपर बनाया है। कितने अच्छे से दिखाया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा आपको बैलेंस करने के लिए आपको एक नया पूरा मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि फिर हाँ, अब आप यहाँ पे देखो ये है KI जो है, K आपको पता है पोटेशियम का सिंबल है, तो और I आपका आयोडीन का सिंबल है, तो ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb आपका लेड है और NO3 आपका नाइट्रेट है, तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट। फिर यहाँ पर देखिए KNO3, K दोबारा फिर पोटेशियम है और NO3 आपका नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। फिर PbI2, Pb वही आपका लेड है और I आपका आयोडीन है, तो लेड आयोडाइड। अब देखिए कि यहाँ क्या, ये रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव आयन को अपनी जगह रखें तो देखो K आपने रखा और यहाँ लेड को Pb को रखा, तो इन दोनों ने अपना जो नेगेटिव आयन है वो एक्सचेंज कर लिया। रिएक्टेंट में देखो K के पास आयोडीन है, I माइनस है, और यहाँ पर क्या हो गया है, K के पास NO3 आ गया। K के पास क्या है, I प्लस आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब K को ऐसे ही रखा, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या कर रहे हैं, आपका ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो K ने क्या किया, PbNO3 में से Pb को डिस्प्लेस कर दिया,
तो NO3 आपका आ गया। K के ऊपर प्लस का होता है, NO3 के ऊपर माइनस का होता है। यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस का है। Pb के ऊपर 2 प्लस का होता है, NO3 के ऊपर 1 माइनस होता है। ठीक है, अब KNO3 तो हो गया। अब Pb को हम लेके जाएंगे यहाँ पर। Pb के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, I के ऊपर 1 माइनस का चार्ज है, तो ये हो गया PbI2। तो इन दोनों ने क्या किया, अपना आयन यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया। हाँ दिखा, अब ये यहाँ पे देखो, K के पास यहाँ I था, यहाँ K के पास NO3 हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे Pb के पास क्या है, नाइट्रेट आयन है, बट यहाँ पे Pb के पास आपका आयोडाइड आयन हो गया। तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में तो पूछ सकते हैं। अभी सबको अनम्यूट कर दिया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको पूछना है। आप सबने क्या खा के आए कि सब सो रहे हैं, सब आराम से, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। तो जहां पे भी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप पेपर क्लिप से अपना ट्राई कर सकते हैं। अब आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने एसिड बेस में भी पढ़ी थी, याद है आपको, जहां पे आपने क्या किया था, बेकिंग सोडा लिया था, उसे विनेगर में डिसॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर और रिएक्शन अगर आपको याद हो, कोई भी एक आप कॉमन एसिड ले लीजिए, कोई भी कॉमन बेस ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे हमने क्या किया, HCl आपका एक एसिड है और यहाँ पर NaOH आपका बेस है, तो NaCl बन गया, और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर तो बनना ही है आपका, तो HCl एसिड है, NaOH आपका बेस है, NaCl एक आपका सॉल्ट बन गया और आपका दूसरा वाटर बन गया। अब यहाँ पे हम करके दिखाएंगे रिएक्शन आपकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा में विनेगर डाल के देखेंगे, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर जो है आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, हाँ ये हमने बेकिंग सोडा ले रहे हैं। ठीक है, दोस्तों जानबूझ के हम ये वाला रिएक्शन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आप घर पे भी कर सकते हैं। खाने वाला सोडा मतलब ज्यादातर घरों में होता है, नहीं तो बहुत आराम से बाजार में मिल जाता है, और सिरका भी बहुत आराम से मिल जाता है। तो क्योंकि ये दोनों, ये एसिड और बेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए हम इनसे दिखा रहे हैं। इनको हमने इक्वेशन में लिख के इसलिए नहीं दिखाया है कि एसिटिक एसिड या सिरका जो होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी जब तक कि आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी हम इसकी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ करके दिखा रहे हैं। ये बहुत मजेदार रिएक्शन है वैसे तो, और घर पे आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा सोडा और उसमें थोड़ा सा सिरका, अभी देखिएगा क्या होगा। इन लोगों ने थोड़ा सा सोडा डाल दिया है, खाने वाला सोडा, और अब इसमें सिरका डाल रहे हैं।
बेकिंग सोडा की जगह इनो भी ले सकते हैं, इनो में भी बेकिंग सोडा मिला होता है। ये देखिए क्या तेज झाग बनने चालू हुए। और ये देखिए इसमें जब वो डालते हैं मतलब माचिस की जलती तेल डालते हैं तुरंत बुझ जाती है, यानी कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। थोड़ा सा और डालोगे क्या इसमें दोनों सामग्री? नहीं सोडा भी खत्म हो गया। अंदर ले जाते ही माचिस, जलती माचिस की तीली या जलती अगरबत्ती तुरंत बुझ जाती है। ये दिखाने के लिए, ये दिखाते हुए कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए ये अक्सर यूज किया जाता है। थोड़ा सोडा और डाल दो। हाँ दूसरे में कर लो। पर ये जो है, जो इसकी जो फिज होती है ना, बहुत बहुत सारा वो जो झाग बनता है और खूब सारी गैस निकलती है, वो खूब आराम से देखी जा सकती है। ठीक है, ये आप सब घर पे जरूर करके देखिएगा। असीस जो है टच, असीस जो है इसे टच करके बताएगी और बताएगी कि इसका बीक अभी जो कोनिकल फ्लास्क है वो कैसा उसे फील हो रहा है वहां नीचे 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 जहाँ रिएक्शन होगी। बिल्कुल ठंडा। हाँ तो असीस कह रही है उसे बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये बात यहाँ नोट कर ली है कि ये रिएक्शन हुई है और जो आपका फ्लास्क है वो असीस को बहुत ठंडा महसूस हो रहा है उससे। ठीक है, आप करेंगे घर पर। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा घर पे सबके होता है, और एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका होता है वो सबके पास होता है। एक ही बार करना घर में। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका रिएक्शंस हो गई, बट कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो साथ में होती हैं। तो यहाँ पे है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे उस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में हो रहा होगा। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? नाम से कोई बताना चाहेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? चैट पे लिख सकते हैं मैम। रिडक्ट मतलब कोई चीज, या बताना चाहें, आपको अनम्यूट कर रखा है, आप बोल के भी बता सकते हैं। रिडक्शन मतलब कि वो चीज मतलब कम हो रही होगी, हट रही होगी, गायब हो जा रही होगी, इसलिए इसका मतलब कि उसमें कुछ ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। हर्षित कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ H2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो पहले आपका यही हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए कॉपर है, Cu प्लस O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, CuO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉपर है आपका उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं इसे हम? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब कॉपर ऑक्साइड में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड आपकी, उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और आपको सिर्फ मिला कॉपर। तो क्या हो गया यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन। मगर उसी साथ उसी टाइम पे और उसी रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका?
H2O, H2 के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और उसने हमें बना के दे दिया H2O। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो पहले था कि हम बोल देते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या है? ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन क्या है आपका? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मगर आज की डेट में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। जहां भी हम बात करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा वो रिडक्शन है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन है। जैसे कि यहाँ सामने देखो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। Mg जो है एक मेटल है आपका, ठीक है, तो वो उसकी नेटिव स्टेट में है तो वो क्या होगा? जीरो में है। और O2 भी जो है आपका क्या है? जीरो है। जब अगर हम बात, जीरो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, Mg के ऊपर भी जीरो है और O2 के ऊपर भी जीरो चार्ज है। मगर MgO, याद होगा आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या किया था? Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे और ऑक्सीजन ने, O2 ने क्या किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। तो यहाँ भी वही है, Mg के ऊपर 2+ का साइन आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे मैग्नीशियम को, आप पहले देखो उसके पास क्या था? जीरो चार्ज, अब 2+ का चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Mg ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? Mg पे, Mg का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ। और वहीं पर जो O2 है उसके पास जीरो चार्ज था और यहाँ पर हो गया O के ऊपर 2- का चार्ज। मतलब उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब सीधे सीधे ऑक्सीजन का एडिशन हमें दिख ही रहा है और ऑक्सीडेशन होने के लिए, तो मतलब हम उसको ये इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन वगैरह क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये ट्रेडिशनल, जैसे अभी मनीषा ने कहा कि ट्रेडिशनल डेफिनेशंस थी, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो रिडक्शन के लिए था, और ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। इसको इलेक्ट्रॉन में इसलिए, मतलब इलेक्ट्रॉन वाली, तो जब जब ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है, यहाँ पे जैसे हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो भी मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को देता ही देता है। जिस भी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है उसमें उसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। हमें पता ही है कि ऑक्सीजन में बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 2 और चाहिए होते हैं, तो ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है। तो ऑक्सीडेशन जब भी होता है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए ही जाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे कोई और चीज भी होती जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छुक होती, जैसे अगर मतलब अभी अभी आपने पोटेशियम आयोडाइड आई देखी थी, तो अगर यहाँ पे आई होता या Cl होता, कोई और भी नॉन मेटल होता, या मतलब कोई और ऐसा एटम होता जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी यहाँ पे अगर मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा होता तो वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेता। तो इसलिए आज की डेट में ऑक्सीजन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड कर दी गई है, यानी खाली ऑक्सीजन के जुड़ने से ही नहीं, ऑक्सीजन जैसे दूसरे एटम जुड़ने को भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है। तो ऑक्सीजन जुड़े या क्लोरीन जुड़े या आयोडीन जुड़े, जो कि सब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उनमें से कोई भी जुड़ जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसी तरह मतलब जब ये जो भी चीज जो खुद इलेक्ट्रॉन ले रही है, मतलब गेन कर रही है, उसको हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गई। जैसे ऑक्सीजन खुद गेन कर रही है तो उसको हमने कह दिया रिड्यूस। दूसरी वाली स्लाइड भी दिखा देना। हाँ चलो ये भी दिखा देते हैं। इसमें मतलब यहाँ पे अगर हम जैसे ऑक्सीजन को मतलब यहाँ पे भी तो वैसा ही हो रहा है, वैसे जिस पिछले जैसा ही है ये बिल्कुल। हाँ चलो इसमें देखो, यहाँ पे जिंक है और जिंक HCl के साथ कंबाइन करता है और
जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब तुम बताओ कि क्या तुम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे कि नहीं कहोगे? देखो ऑक्सीजन तो यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन क्या अगर इलेक्ट्रॉन के लेन देन की दृष्टि से देखोगे तो क्या आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं? किसी ने क्या इलेक्ट्रॉन लिए और किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसा हुआ है क्या? आपका क्या ख्याल है? मैम कहेंगे, मैम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अगर यहाँ जिंक को देखो, जिंक का क्या बन गया? जिंक को क्या हुआ? अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दृष्टि से देखें तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए? मैम Zn ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और HCl ने यूज किए। किसने अनम्यूट किया? अच्छा पंकज, आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। या कोई और भी बोलना चाहते हैं तो? जिंक यहाँ पे अकेला मेटल था और वो एसिड के साथ मिला और जिंक क्लोराइड बनाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए होंगे? आपको क्या लगता है? कोई जना कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसको हम क्या समझें? इसको हम थकान समझें या कुछ समझ नहीं आया या बिल्कुल मजा नहीं आया? क्या माने? मैम इसमें ऑडिबल? हाँ सुनाई पड़ रहा है। मैम हमें बताया कि Zn और HCl में देखा जाए तो वो Cl नेगेटिव है और Zn 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने, इसके पास 2+ होता है। हाँ तो ये कुछ ऐसा हुआ कि ये Zn Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ Cl2 से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? मैं Cl2 से इलेक्ट्रॉन उसको मैम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। देगा, हाँ। तो फिर यानी कि इसको, तो फिर आप इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है ना, वो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे खाली। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये भी यहाँ पे भी असल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। भले ऑक्सीजन से जिंक नहीं जुड़ रहा है, वो क्लोरीन से जुड़ रहा है, पर क्लोरीन भी तो ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रही है। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले रही है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच ले रही है, जिंक को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, इसलिए हम कह देंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और किसी का रिडक्शन हुआ क्या? यहाँ पे किसी चीज को आप रिड्यूस होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन मिले होंगे। पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब पहले उसकी जो भी कंडीशन होगी, अब उसको इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़े होंगे। ऐसी कोई चीज है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं यहाँ पे? ऐसी कौन सी चीज है जिसने इलेक्ट्रॉन, जिंक के इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए हैं क्या? देखिए क्लोरीन को अगर आप कहेंगे कि क्लोरीन ने ले लिए हैं, तो क्लोरीन के पास तो पहले भी नहीं थे। देखिए वो जब HCl से जुड़ी थी तब भी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन मतलब ले चुकी थी। HCl में भी तो उसने हाइड्रोजन से ले रखे थे, अब उसने जिंक से ले लिए। तो क्लोरीन के पास तो पहले भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब Cl- पहले भी थी, अभी भी Cl- है। तो क्लोरीन तो ना ऑक्सीडाइज हुई ना रिड्यूस हुई, जैसी वो पहले थी। मतलब Cl आयन थी, यहाँ पे भी Cl आयन है। पर एक कोई और चीज है जिसकी चार्ज में बदलाव आया है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऐसी कोई चीज दिख रही है आपको? ये मनीषा ने अभी जो स्क्रीन दिखाया है, इस पे जो नीचे
1 + 1 - 2 + 1 - लिखा है, ये सब चार्जेस लिखे हुए। तो कोई ऐसी चीज है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं? निशांत राणा, अच्छा हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अरे मैम, नो क्वेश्चन मैम, गलती से हो गया था। फिर से बोलिए एक बार। अच्छा, तो कोई जना, मतलब देखिए ये असल में, मतलब ये जो प्लस माइनस है थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था, नहीं तो अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये जो ये लिखा हुआ है जिंक पे, यहाँ 0 चार्ज है, जो नीचे नीचे वाली साइड आपको दिख रहा है। HCl में H के ऊपर +1 चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज है। और इधर जिंक में के पास 2+ चार्ज है, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले 0 चार्ज था और बाद में 2+ हो गया, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए तभी उसके ऊपर 2+ चार्ज आया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब मनीषा लिख कर बता रही है। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने कि इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। मनीषा कलर बहुत लाइट है। कोई बात नहीं, डार्क कलर ले लो, ब्लैक ले लो। अब देखो सबका चार्ज देखते हैं। जिंक पे सबसे पहले 0 चार्ज, ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, ये नीचे लिखने से ना गड़बड़ होती है। उसी के ऊपर छोटा सा जैसे लिखा जाता है ना। जिंक पे पहले कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि वो मेटल के रूप में अलग से था, न्यूट्रल मेटल के रूप में था। अब जिंक के ऊपर यहाँ पे 2+ चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए होंगे। ठीक, अच्छा अब इनको देखते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे 1+ का चार्ज है, हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है अपना इलेक्ट्रॉन दिए हुए है। और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन पहले से ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर बैठी हुई है। तो क्लोरीन आयन है पहले से, जिसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और हाइड्रोजन भी एक आयन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। HCl के अंदर ऑलरेडी आयन्स हैं। यहाँ पे क्लोरीन आयन थी और यहाँ पे भी आयन ही रहेगी, उसके ऊपर हर क्लोरीन पे -1 का चार्ज है। 2 क्लोरीन्स हैं तो Cl2 इसीलिए है। Zn के 2+ को वो करने के लिए -1 करके दोनों पे एक एक चार्ज है। तो इसीलिए ZnCl2 बना है। ये एक्चुअली एरोस से नहीं समझ में आएगा जब तक समझाएंगे नहीं, तो पर कोई बात नहीं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1+ चार्ज था लेफ्ट हैंड साइड पे, पर राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पे अब कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन अब आयन नहीं है। हाइड्रोजन एटम बन के, 2 एटम में आपस में जुड़ के हाइड्रोजन गैस बन गई है, न्यूट्रल गैस बन गई है। मतलब वो शेयर्ड है लेकिन वो आयन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किसी ने मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया है? नहीं, ये तो नो तो पहले का बोला हुआ। अच्छा, अभी भी सबका जवाब नहीं है?
एक बार फिर से समझाएं। मनीषा एक्चुअली चक्कर ये है कि व्हेन आई पॉइंट आउट ना वो कर्सर नहीं चलता है, मतलब कर्सर यू हैव टू मूव द कर्सर ना। हाँ देखो फिर से मैं समझाती हूँ। देखो ये रिएक्शन पहले समझो क्या है। जिंक मेटल HCl एसिड के साथ मिला और उसने बनाया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये तो रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज पहले किस कंडीशन में थी। जिंक सिंपल मेटल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, लेकिन HCl को अगर देखें तो HCl अपने मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने नॉर्मल मतलब एटॉमिक फॉर्म में नहीं थे। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए एक आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए थे। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था क्लोरीन को, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था पहले, तो इसीलिए हाइड्रोजन H+ के रूप में था और क्लोरीन Cl- के रूप में था। दोनों आयंस के रूप में थे। ऑलरेडी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे चुका था, क्लोरीन एक ले चुका था, तभी ये HCl मॉलिक्यूल बना हुआ था, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग से HCl मॉलिक्यूल बना हुआ था। अब क्या हुआ, जब जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया अपनी जगह से, तो जिंक ने मतलब जिंक को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े क्लोरीन से जुड़ने के लिए। क्लोरीन के आयंस से जुड़ने के लिए, क्लोरीन के नेगेटिव आयंस थे, तो जिंक को पॉजिटिव आयन बनने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, तभी जिंक जो है 2+ बना है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए। अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, उसको उसने इलेक्ट्रॉन खोए हैं इसलिए वो ऑक्सीडाइज है। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे Cl- यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी वो Cl- ही है। क्लोरीन के 2 हैं यहाँ पे आयंस, दोनों जो है माइनस माइनस है, मतलब ZnCl2 दिख रहा है ना, दोनों के ऊपर एक एक माइनस चार्ज है। तो ये 1- यहाँ पे भी था, 1- यहाँ पे भी, यानी क्लोरीन को ना इलेक्ट्रॉन मिले ना इसने दिए। जैसी जैसी सिचुएशन में था ये, वहां पे वैसा का वैसा ही है ना। तो इसका तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। अब बची हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन है और यहाँ पे हाइड्रोजन अब आयन नहीं रही, अब वो उसके ऊपर 0 चार्ज है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन मिला होगा ना इसको, तभी तो तब वो जो है 0 चार्ज हुआ इसका। ये हाइड्रोजन एटम बन गई, आयन से एटम बन गई, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया होगा ना वापस। तो हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसको उसने इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया है, यहां से यहां आने में मतलब रिएक्शन होने के बाद उसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हुई है। ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ और रिडक्शन हाइड्रोजन का हुआ, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो किसी ने लिए भी तो होंगे ही, नहीं तो वो जाएंगे कहाँ। कोई ना कोई जो है इलेक्ट्रॉन देगा, कोई ना कोई लेगा। जो देता है उसको कह देते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, जो लेता है वो उसको कह देते हैं रिड्यूस हो गया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए हम इसको मैं वही पूछ लेती हूँ कि इसमें कोई बात शायद मनीषा का कहना है कि शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन पे 1+ जब है तब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन जब आयन है उसके पास ध्यान है, हाइड्रोजन के पास तो होता ही बेचारे के पास इकलौता एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले से दिया होगा तभी वो H+ है। यहाँ पे H के ऊपर ये जो 1+ है तो तभी है जब पहले से आयन उसने क्लोरीन को दिया होगा, तो वो 1+ वाली स्टेट में था और वहां से नॉर्मल हाइड्रोजन एटम बन गया। नॉर्मल हाइड्रोजन एटम का मतलब है उस पर कोई चार्ज नहीं, उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। तो दो हाइड्रोजन एटम्स जो है मिलकर उन्होंने H2 बनाई। ये बात साफ हुई? अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मतलब अगर आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन गंदा मामला लग रहा है, ये है ही गंदा। मतलब गेन ये केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों करते इतना सारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर करके, और उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम दे के बिना मतलब कंफ्यूज करते हैं। मेरे को केमिस्ट से काफी ज्यादा शिकायत है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके, पर क्या करें,
सारी टेक्स्ट बुक्स में होता है और आगे तक चलता रहता है। वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताइए जी ऑक्सीडेशन हुआ क्या, रिडक्शन हुआ क्या, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, ऐसा पूछेंगे। तो इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है। ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। वापस हम अपने उस पे आ जाते हैं, वापस स्लाइड पे आ जाते हैं। तो अगर स्लाइड में हम वही पूछ रहे थे कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो असल में ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए जहां पे भी आपको कहीं पे एक जना इलेक्ट्रॉन लेता या लेता नजर आ जाए वो रिडॉक्स ही होगा। अगर कोई जना इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ना कोई लेगा ही लेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर घूमने थोड़ा ना चला जाएगा। तो बस रिडॉक्स है, ये वाला रिडॉक्स है। अब इसको देखिए जरा, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और उसके साथ Ba जो होता है बेरियम होता है, तो बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं। ये डबल डिकम्पोजिशन है, जैसा हमने दिखाया था ना, वो पीला पीला बनाया था, तो वैसा सही है ये कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड थे, दोनों ने आपस में मामला एक्सचेंज कर दिया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, दोनों ने अपने अपने आयन एक्सचेंज किए। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई ऐसा एटम आपको नजर आ रहा है जिसने या तो इलेक्ट्रॉन ले लिए हो यहाँ से इधर, यहाँ इधर से इधर जाने में रिएक्शन के दौरान, पहले उसने लिए या दिए तब नहीं फर्क पड़ता है, रिएक्शन होने के वक्त या रिएक्शन के दौरान क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ऐसा कोई नजर आ रहा है आपको? यस मैम। कौन? मैं जो Na था उसके पास 1+ था, उसने Cl को दिए, वहां जाके NaCl बनाया, हाँ ऑक्सीडेशन हो गया। पर भाई NaCl भी तो बनाएगा तब भी उस पे 1+ ही रहेगा ना, हाँ क्योंकि NaCl भी तो आयनिक बॉन्ड है। तो ठीक ठीक। NaCl जब बनेगा तो Na अभी वो नहीं करो, उस पे रहने दो, अभी वो समझा रहा है ना। तो क्योंकि NaCl खुद भी आयनिक कंपाउंड है, तो वो बन ही तब सकता है जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे। तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे भी आयन था Na+ आयन, यहाँ पे भी Na+ आयन ही है। यही बात Cl के साथ है, यहाँ Cl जो है माइनस आयन था, यहाँ पे भी। अच्छा ये ना मेरा कर्सर दिखता नहीं है, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है ना व्हेन यू आर शेयरिंग। हाँ तो जैसे सोडियम जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो पॉइंट करो उस पे। सोडियम जो है यहाँ पे Na2SO4 में भी सोडियम प्लस आयन है और यहाँ पे भी सोडियम प्लस आयन ही है, यानी ना उसने इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, जैसा वो था वैसा का वैसा आयन था, आयन बना रहा और +1 रहा। यही बात सल्फेट पे देखो, सल्फेट यहाँ पे SO4 जो है ये -1 आयन है, सॉरी 2-, हाँ 2- आयन है, और यहाँ पे भी ये 2- आयन ही वैसा का वैसा रहा, इसने मतलब जैसा आयन था वैसा ही आयन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह बेरियम का भी हाल है, बेरियम भी पहले प्लस पॉजिटिव आयन था, यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन जो है एक नेगेटिव आयन था, यहाँ पे भी नेगेटिव आयन है। तो ना तो सोडियम चेंज हुआ, ना क्लोरीन चेंज हुआ, ना सल्फेट चेंज हुआ, ना बेरियम चेंज हुआ, चारों के चारों जो के त्यों हैं। तो इसको हम रिडॉक्स बोलेंगे? नहीं मैम। हाँ ये रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स होने के लिए ये जरूरी है कि जितने एटम्स हैं, एटम्स या आयंस, रिएक्शन से पहले जैसे थे, और जब रिएक्शन हो जाता है तब देखना पड़ेगा उसमें से उन्होंने उन पे चार्ज कम या ज्यादा हुआ है। चार्ज अगर घट गया या बढ़ गया या 0 हो गया, या तो कुछ भी चार्ज में फर्क आया, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे या लिए गए होंगे, किसी ने दिए किसी ने लिए, तब फिर वो रिडॉक्स है। तो बस चार्जेस देख लो उनके, ठीक है। अच्छा हर्षित ने कहा, हर्षित ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि उनकी आयन या पावर कैसे निकालते हैं। देखो हर्षित, वो जो है असल में हमें यहाँ से नहीं पता लगेगी। हमने केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ी थी ना पिछली बार, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये देखा था कि जिसके पास
एक देने के लिए होता है, वो एक दे देता है। जैसे अगर यहाँ पे सोडियम को तुम देखो तो, या सोडियम का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे या स्ट्रक्चर देखोगे या ल्यूज डायग्राम देखोगे, तो सोडियम के पास हमेशा देने के लिए एक ही होता है। उसकी बाहरी ऑर्बिटल में, ये मैं बना के दिखा देती हूँ, एक मिनट मनीषा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करनी। तो एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे सोडियम को अगर मैं लिखूं यहाँ, तो ये सोडियम मैंने लिखा, तो इसकी बाहरी कक्षा में इकलौता एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये ठहरो, मैं इलेक्ट्रॉन को इससे दिखाती हूँ, ठहरो मैं इससे दिखा देती हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रही हूँ। सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं अगर क्लोरीन बनाऊं तो क्लोरीन जो है इसकी बाहरी कक्षा में 7 होते हैं। तो क्लोरीन का, एक मिनट सॉरी, क्लोरीन का लुईस डायग्राम ये है। नॉर्मली इनको पेयर में इसलिए दिखाते हैं कि काउंट करना आसान होता है, और वैसे भी वो पेयर्स में रहते हैं। तो इन दोनों की ये स्थिति है। अगर इन दोनों की ये स्थिति है, और इसी तरह हम वो बेरियम भी दिखा देती हूँ मैं। तो अगर मैं बेरियम बनाऊं, अभी हम बेरियम की भी बात कर रहे थे, तो बेरियम जो है वो भी मेटल है, लेकिन उसकी स्थिति सोडियम से थोड़ी डिफरेंट किस तरह से है कि उसके पास बाहरी कक्षा में 2 है। और सल्फेट जो है, सल्फेट को अगर मैं लिखूं तो सल्फेट जो है SO4 एक पूरा का पूरा बड़ा आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन कह लो, जिसमें अंदर और 5 एटम आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं SO4 में, कि इस पूरे के ऊपर, मतलब इस पे, ये तो पहले से ही खैर आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो मतलब मुझे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और इसलिए इसके पास 2- चार्ज है ही, पहले से ही है। मतलब ये सल्फेट बनता ही तब है जब इसमें 2- एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो बात यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी है, उससे ही इनका ये आयन की पावर तय होती है। अब देखो, सोडियम कभी भी देगा तो क्या करेगा? सोडियम किसी को देगा तो ये इस अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक से ज्यादा इसके पास देने के लिए है ही नहीं, तो इसके ऊपर जब आएगा, पावर आएगी, तो एक ही आएगी। और क्लोरीन क्योंकि एक ले सकता है, जैसे ही क्लोरीन को एक मिल गया किसी से, तो क्लोरीन के ऊपर -1 पावर आ जाएगी। ठीक, सल्फेट पे तो 2- है ही है, क्योंकि इसने 2 ले रखे हैं। मतलब लेने वालों को मैं जो है रेड से दिखा देती हूँ, इसने 2 ले रखे हैं। अब बेरियम भी अगर किसी को भी देगा, तो इसके पास 2 है देने के लिए, तो इनको दोनों को देकर ये 2+ आयन बन जाएगा। तो इसके ऊपर 2+ का चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास दोनों के लिए देने के लिए 2 थे, इसने 2 दे दिए। जो अगर इसने 2 सल्फेट को दिए, तो वो ये बेरियम सल्फेट बना लेगा मिलके। और सोडियम ने क्लोराइड को 1 दिया, क्लोरीन को 1 दिया, तो ये NaCl बना लेगा। अच्छा, तो अब हर्षित ने पूछा कि इसके लिए पीरियोडिक टेबल याद होनी जरूरी है क्या? देखो हर्षित, पीरियोडिक टेबल में तो ढेरों एटम्स हैं, मतलब 100 के करीब एलिमेंट्स हैं। अब इतना तो कोई याद नहीं कर सकता। 10th तक वैसे भी 20 के आगे जाते नहीं हैं, 20 तक ही चलते हैं। और 20 में भी ऐसा है कि जो कॉमन मेटल्स में, एक मिनट शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, ये जो मैंने बनाया है ये सबको समझ में आ गया है? अगर ये सबको समझ में आ गया है तो मैं हर्षित की बात का जवाब देती हूँ। जो बनाया था वो समझ में आ गया? जिसके पास 1 देने के लिए है, वो जब 1 दे देगा तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। जिसके पास 2 देने के लिए, उसके पास +2 चार्ज आ जाएगा। जिसके पास 3 देने के लिए, उसके पास 3+ चार्ज आ जाएगा। यही बात लेने के साथ भी है। 1 लेके 8 पूरे हो गए तो -1 चार्ज, 2 लेके 8 पूरे हुए तो -2 चार्ज, 3 लेके 8 पूरे हुए तो -3 चार्ज। तो वो तो इनकी कन्फिग्रेशन से तय होता है। अब हर्षित ये पूछ रहा है कि क्या सबकी कन्फिग्रेशन रटनी पड़ेगी? रटते नहीं है, लेकिन
ये अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री जब पढ़ना चालू कर देते हैं, या तुम अपनी केमिस्ट्री की बुक में पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये याद होने लग जाएगा, तो थोड़ी भी प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कि पहली बात तो मेटल्स कौन से हैं, कॉमन मेटल्स कौन से हैं। तो ये पता लग जाता है कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है मेटल्स है ना। और इनमें भी एक एक वाले कौन सी हैं, ये भी पीरियोडिक टेबल से तो साफ ही दिख जाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल नहीं भी देखो, वैसे पीरियोडिक टेबल शुरुआत हम भी पढ़ाएंगे और 10th तक पढ़ाई जाती है, उसकी शुरू का हिस्सा। लेकिन ये दिख जाता है कि एक एक वाले कौन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये एक एक वाले हैं। और दो दो वाले कौन है, जो दो दो देते हैं वो हैं मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सब दो दो देते हैं। तो इतना सा पता लग जाता है कि दो दो देने वाले कौन से और एक एक देने वाले कौन से, और इसी तरह एक एक लेने वाले और दो दो लेने वाले कौन से, ये पता लग जाता है। लेकिन अगर यूं भी नहीं पता लग रहा हो तो इसको देखने का एक तरीका ये है कि मैं अभी जैसे हम जो आपको दिखा रहे थे, मान लो मैं ये दिखाती हूँ। अच्छा मैंने शेयर नहीं किया, एक मिनट। अच्छा अब देखो ना, इसमें अगर हमें मालूम है सोडियम 1 का होता है, मतलब सोडियम 1 देता है, और यहाँ सोडियम 2 लगे हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि सल्फेट -2 वाला होगा। अगर इनको भी हम ध्यान से देखें तो पता लग जाता है। किसी एक का हमें पता है, तो सोडियम का पता है, यहाँ 2 सोडियम लगे हुए, सल्फेट डेफिनेटली 2 वाला होगा। सल्फेट के को 2 की जरूरत होगी, तभी 2 सोडियम लगे हुए हैं, तभी उन्होंने सल्फेट को 2 दे रखे हैं। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन NaCl याद रहता है ना, तो NaCl में Na भी एक ही है, क्लोरीन भी एक है, दोनों एक को एक देना होता है, एक को एक लेना होता है। यहाँ क्लोरीन 2 लगे हुए हैं, इसका मतलब बेरियम ने 2 दिए हों, तभी तो क्लोरीन 1 की बजाय यहाँ 2 लगे हुए, तो बेरियम खुद जो है 2 दे सकता होगा, तभी यहाँ पे BaCl2 है। सोडियम के साथ NaCl है, लेकिन बेरियम के साथ आते क्लोरीन को BaCl2 बनना पड़ा, क्योंकि बेरियम के पास 2 देने के लिए थे, तो 2 क्लोरीन ने ले लिए। ऐसे यहाँ पे देख लो, अब बेरियम भी एक ही और सल्फेट भी एक ही। अगर तुम्हें सल्फेट का पता है कि सल्फेट 2 लेता है, तो बेरियम के पास 2 होंगे, या फिर बेरियम का तुम्हें पता है कि 2 देता है, तो सल्फेट ने 2 लिए होंगे। तो एक्चुअली इनको फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखने की आदत जब पड़ जाती है, तो ये बात अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाती है कि कौन 1 देने वाला है, कौन 1 लेने वाला है, कौन 2 देने वाला है, कौन 2 लेने वाला है। ये और 10th तक, कम से कम 10th क्या 10th के बाद भी सच पूछो तो थोड़े से ही आयंस जो है यूज होते हैं। मतलब सल्फेट जो कॉमन वाले हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ऐसे मतलब नेगेटिव वाली साइड जो है, मतलब जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं वो भी थोड़े से ही हैं, पॉजिटिव वाले भी, कॉमन वाले थोड़े से ही। कॉमन केमिकल्स जो केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं वो थोड़े से ही हैं, और जो रिएक्शंस टेक्स्ट बुक्स में रहते हैं वो भी थोड़े से ही हैं। कोई कोई होगा अनफेमिलियर वाला, वैसे ज्यादातर ये कॉमन वाले ही यूज होते हैं। जैसे अब मैं एक डेली लाइफ से उदाहरण दे रही हूँ। अब देखो मसाले तो ढेरों होते हैं, है ना। तुम्हारी माँ को या तुम्हारे घर में जो भी खाना पकाता है उसको तो ढेरों मसाले पता होंगे, लेकिन तुम्हें नमक, हल्दी, मिर्च तो पता ही होगा ना। नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, जो मोटे मोटे मसाले, तो उनका पता लग जाता है इस्तेमाल करते करते। यही बात यहाँ पे केमिस्ट्री में भी थोड़े से आयंस हैं, आयन से आइटम्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, उनका पता लग जाता है कौन किसके पास कौन 1 लेता है, कौन 1 देता है। इसको हम वैलेंसी बोलते हैं। पिछली बार हमने जैसे एक बार मेंशन किया था कि देने की जितनी क्षमता होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, देने या लेने की क्षमता। तो 1 वैलेंसी किसकी है वो हमें पता लग जाता है। और कोई सवाल? ऐसे हम मतलब करीब करीब कर ही चुके हैं, बस एक आधी छोटी सी चीज बताने को बची है। किस इक्वेशन को आप रिडॉक्स पूछ रहे हो? जो मैं अभी दिखा रही थी वो तो रिडॉक्स इसलिए नहीं है कि ये अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पे किसी ने, मतलब जैसा आयन, सोडियम पहले भी आयन था, यहाँ पे भी आयन है, उसने ना कुछ लिया ना दिया, रिएक्शन के दौरान उसने कुछ लिया दिया नहीं है।
उसके पास पहले से ही Na+ था, यहाँ पे भी Na+ रहा। इसी तरह Cl पहले से ही Cl- था, यहाँ पे भी Cl- रहा, तो इसलिए ये रिडॉक्स नहीं है। सभी जैसे पहले थे वैसे रहे, रिएक्शन के दौरान उनमें कोई बदलाव नहीं आया। रिडॉक्स का मतलब ये है रिएक्शन के दौरान बदलाव, रिएक्शन होते समय। ये बात समझ में आई हर्षित? और कोई सवाल? अब बस खाली हमारे पास यही बचे हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताने के लिए। अब मैं जल्दी से बता ही देती हूँ ना, इतना टाइम हो गया। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब गर्मी, जिसमें गर्मी बाहर निकलती हो उनको हम रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण एक तो अभी मैग्नीशियम का जलना देखा था। शुरू में आग पकड़ने के लिए उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता है, लेकिन जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो तो ढेर सारी हीट निकालता है, ढेर सारी लाइट निकालता है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बाहर निकलती है, हीट और लाइट यानी एनर्जी बाहर निकलती है। इसका एक और उदाहरण ये भी है, जब भी हम एसिड्स वाला, एसिड में मेटल घोलते हैं तो खूब तेज गर्म हो जाता है, जो हमारा फ्लास्क होता है खूब तेज गर्म हो जाता है, यानी हीट निकल रही होती है, ये हमें पता लगता है। अब एक्सो मतलब निकलना, तो एंडो का, एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो जिनमें हीट अंदर चली जाती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो जो अभी अभी हमने जानबूझ के इसीलिए आपको बेकिंग सोडा और विनेगर का इसलिए दिखाया था कि वो फ्लास्क एकदम ठंडा हो जाता है। आप खुद घर में किसी बर्तन में करेंगे, कांच के बर्तन में करिएगा, कांच में या चीनी मिट्टी के बर्तन में, तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा, यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सोडा और सिरके का रिएक्शन। और इसका दूसरा एंडोथर्मिक का बहुत बढ़िया उदाहरण कुकिंग है। कुकिंग में हीट अंदर जा रही है, मतलब रिएक्शन के अंदर जा रही है, आप दे रहे हैं, आप बाहर से हीट उसको दे रहे हैं, वो हीट निकाल नहीं रहा है, हम उसे गर्म कर रहे हैं, हमें हीट देनी पड़ रही है, तो हीट अंदर जा रही है, इसलिए वो एंडोथर्मिक है, यानी हीट उसमें रिएक्शन को देनी पड़ रही है, बाहर से हीट अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुए।